उस तो बाद विदेश की धरती ते जांदा, उस तो बाद उन्होंने पता लगता भी हाँ आलियां दिक्कतां ने, तो उस तो बाद वो पहुंचता। प्रॉब्लम आती है जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो कि कहाँ आपने पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे सब वेबसाइट पे गूगल पे अवेलेबल है, तो आपको एक्चुअल रियलिटी नहीं पता होती कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, क्या वो ठीक ऑप्शन है, नहीं है। गैप की जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? तो 10 साल वाले का ही वीज़ा आ जाता है बड़े आराम से, 5 साल वाले का भी आ जाता है, 15 ईयर्स का भी आ जाता है। तो अगर आप अपने गैप को अपनी अचीवमेंट दिखाओ और उसको एक स्ट्रेंथ दिखाओ तो आपका वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ अलग-अलग जाना पैंदा सी, हुण इकट्ठे भी जा सकते हैं, इदां दी खबरां चल रही हैं इस वेले। उसके अंदर थोड़ा रिस्क ये होता है कि अगर एक की एप्लीकेशन थोड़ी वीक है तो दूसरे पे असर पड़ सकता है। जो विद्यार्थी इस वेले जा रहे हैं तुहानूं की लगदा कित्थे उन्हां नूं जाना चाहिए, किहड़े थां वधिया होणगे? सर मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया फर्स्ट पे मैं एल्बर्टा को रैंक करता हूँ क्योंकि उसके अंदर आपको टॉप कंपनीज भी मिलती हैं, चीप भी है एंड अच्छे रैंकिंग के कॉलेज भी हैं। सेकंड पे आई रिकमेंड स्केचवेन। उसके अंदर बेनिफिट क्या है स्केचवेन का, जब आप पीआर होगे तो आप अपने कजन्स को भी पीआर कर सकते हो आज के रूल के हिसाब से, एंड अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, रहना भी सस्ता है। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਬੈਡ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? सर देखो बहुत कम सक्सेस रेट रहता है, 5 बैंड पे विदाउट आइल्स 100 में से 1 का आएगा, 2 का वीज़ा आएगा। तो कुछ लोगों का बिजनेस मॉडल ये होता है कि हम लोगों ने वो टारगेट बच्चे करने जिनसे आइल्स क्लियर नहीं होनी। मेरे को पता है बच्चे का वीज़ा नहीं आना, तो अब मैंने देखना है वीज़ा तो आना नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कितने पैसे इससे खींच सकता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी के 20,000, कंसल्टिंग के 10,000, नोटरी करवाने हैं जी डॉक्यूमेंट 10,000 रुपये उसके दे दो, चाहे 500 रुपये में नोटराइज होता हो। SOP लिखवानी है जी 20,000 रुपये उसके दे दो। PR आपकी फ़ाइल जो है स्टडी वीज़ा की लॉयर से लगेगी, IRCC लॉयर से या कैनेडा से फ़ाइल लगेगी जी, उसके 25,000 रुपये दे दो। तो आपको पता है क्लाइंट का वीज़ा नहीं आना, तो उनका ये रहता है कि मेरे को पता है वीज़ा नहीं आना, तो आप पहले ही जितने पैसे खींच सकते हो वो ले लो, लास्ट में उनसे लिखवा लो अल्फिया बयान की वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो मेरी खुद की जिम्मेवारी है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसीं इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल, ते असीं लगातार कोशिश करदे तुहानूं तमाम जानकारी जिहड़े लोग विदेश जाण दी ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੌਪ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਪੀਅਰਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ अमेरिका गए सीगे पढ़ाई करना? सर पहुंचने के बाद तो थोड़ी बहुत दिक्कतें ही थी, बिकॉज आप पहले ही अच्छी यूनिवर्सिटी में गए थे तो आपको वो चीज़ सेट है कि प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, रहने सहने की कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो कि कहाँ आपने पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे सब वेबसाइट पे गूगल पे अवेलेबल है, तो आपको एक्चुअल रियलिटी नहीं पता होती कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, क्या वो ठीक ऑप्शन है, नहीं है। तो सिलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत आई थी, सही बंदे को ढूंढने में दिक्कत आई थी। जब आपको वो मिल गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज आपको सही गाइडेंस मिल गई। जी अभिषेक जी, यही कारण है फिर कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ गैप एक्सेप्टेबल हैगा या किस तरीके का गैप एक्सेप्ट कर देने हो? सर जब आप गैप की बात करते हो तो आप एंड एक्सेप्टेबल की बात करते हो तो आप बात कर रहे हो कि क्या एम्बेसी एक्सेप्ट करती है या उसका कोई रूल है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 10 साल का आपका गैप हो ना हो या 5 साल का गैप हो ना हो, ऐसा कोई रूल भी नहीं है CIC का या कनाडा का। ये होता है कि जब आप एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट 10 साल का अगर आपको गैप है तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि एम्बेसी ये देखती है कि आपका पर्पस क्या है एजुकेशन का। तो 10 साल के एक्सपीरियंस को 15 साल के एक्सपीरियंस को अपना पर्पस डिफाइन करना कि आपने एजुकेशन क्यों करनी है थोड़ा टफ रहता है एज कम्पेयर टू एक 12th का बच्चा है, उसके लिए इनफ है कि मेरा मन है जी पढ़ने का, या मेरा इंटरेस्ट है, दैट्स इनफ है पर्पस टू स्टडी। बट जब आपको 5 साल का गैप हो गया तब बताना कि मैंने अब क्यों पढ़ना है वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर आपका कंसल्टेंट ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या फिर उसको ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद क्या आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपका लाइफ का टारगेट क्या है, अगर आप उन चीज़ों को वेल डिफाइन नहीं करते तो आपका इस वजह से रिजेक्शन आने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उस पर्पस को अच्छे से डिफाइन कर दो तो 10 साल वाले का ही वीज़ा आ जाता है बड़े आराम से, 5 साल वाले का भी आ जाता है, 15 ईयर्स का भी आ जाता है। तो अगर आप अपने गैप को अपनी अचीवमेंट दिखाओ और उसको एक स्ट्रेंथ दिखाओ तो आपका वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एज मैटर तो नहीं करती ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? सर कम मैटर करती है। अगर आप उस एज में आपने क्या अचीव किया, आपने क्या वॉलंटियर काम किया, अपनी कंपनी में कैसे ग्रोथ की, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ है, अब वो प्रेजेंट कर पाते हो अपनी एप्लीकेशन में तो आराम से वीज़ा आता है सर। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। हाँ, अगेन सर कोई एम्बेसी का कोई रूल नहीं है कि पहले वाइफ जाए या हस्बैंड जाए और फिर वो स्पॉन्सर करे। एम्बेसी की तरफ से हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ जा सकते हैं, एक साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। जब अप्लाई कर रहे होते हो तब उसमें ऑप्शन होता है कि आपका हस्बैंड को भी साथ जाना है, या जब हस्बैंड प्राइमरी कैंडिडेट है तो क्या वाइफ को भी साथ जाना है, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा रिस्क ये होता है कि अगर एक की एप्लीकेशन थोड़ी वीक है तो दूसरे पे असर पड़ सकता है। तो उस केस में क्या बेस्ट रहता है कि जब एक प्राइमरी एप्लीकेंट का लेट से वाइफ का वीज़ा आ जाए तब आप हस्बैंड का अप्लाई कर दो एंड फिर हस्बैंड का वीज़ा आने के बाद आप दोनों साथ चले जाओ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। दूसरे का जब वीज़ा आ जाए जब अप्लाई करो, दोनों का वीज़ा आ जाए जब आप जाओ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो सर, हस्बैंड एंड वाइफ की जब बात आती है तो कैनेडियन एम्बेसी के पास काफ़ी कंप्लेंट्स आती है कि जी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज तो नहीं है, ये चीज़ें पे उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स आती है। तो इसी चीज़ का वो ध्यान रखते हैं कि जेन्युइन मैरिज है या कॉन्ट्रैक्ट की है, तो उसके अंदर आपको जेन्युइन मैरिज प्रूफ करनी होती है। बिल्कुल, बहुत सारियां फोटोज दिखाउणियां पैंदियां ने, केवल चैट्स भी दिखाउणियां पैंदियां ने, सारियां चीज़ां हैगियां ने नाल। हाँ जी। तो फोटोज़ के अंदर एक कोर्ट मैरिज को प्रेफर नहीं रहता। जितने ज़्यादा लोग होंगे फोटो के अंदर, इतनी बड़ी फैमिली दिखाओगे आप फोटो के अंदर, उतनी वो जेन्युइन होने के चांस ज़्यादा हैं। ऐसे आपकी पुरानी जो चैट्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कहीं स्टे की है तो आप वो सब दिखाते हो अपनी मैरिज को जेन्युइन करने के लिए। अगर बच्चा है तो और भी अच्छी बात है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अरेंज मैरिज भी चलती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेन्युइन है तो आपने बस वो प्रूफ करनी है मेरी जेन्युइन है। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। वीडियो भी
बनवा सकते हो, फोटो भी बनवा सकते हो। तो जिस तरह से आप अपना केस पुट करो उतना ही अच्छा है। ਹੁਣ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਰसेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? देखो सर, आर्ट्स के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आप एज ए आर्टिस्ट खुद को कर रहे हो कि मैं म्यूजिक में अच्छा हूँ, मैं एडिटिंग में अच्छा हूँ, मैं डांस में अच्छा हूँ, मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ, डायरेक्टिंग में अच्छा हूँ, प्रोडक्शन में अच्छा हूँ, तो आप एज ए आर्टिस्ट खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, उसका आप कोर्स ले सकते हो। दूसरा होता है जनरल आर्ट्स के कोर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस टाइप्स के जो बच्चे पढ़ते हैं, आप उसमें जा सकते हो, कोर्सेज को ले सकते हो। थर्ड रहता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं। एक, आप ग्रीट कर रहे हो क्लाइंट को, जैसे होटल वगैरह होते हैं उनको ऑपरेशंस में हेल्प कर रहे हो, उस टाइप के, या फिर बैक एंड का जिसमें आपकी कुकिंग आ जाती है, बेकरी आ जाती है, ब्रूअरी आ जाती है, वो चीज़ों के अंदर आप अपना चला रहे हो। फोर्थ आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, आप बोल सकते हो, जिसके अंदर आर्टिस्ट की जरूरत है, या फिर एप्लीकेशन का इंटरफेस बनाना, तो 2D 3D एनिमेशन, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, तो जब डिज़ाइनिंग आ जाती है उसके अंदर भी बच्चा जा सकता है। तो बेसिकली 4 चीज़ें हैं जिसके अंदर एक आर्ट्स का बच्चा जा सकता है, एंड काफ़ी कामयाब। मेरे हिसाब से बेस्ट है आप उसके अंदर जाओ, जो मैंने 4th ऑप्शन बताया, एज ए डिज़ाइनर। हाँ, उसके अंदर बेस्ट आपको जॉब्स मिलेंगी। अगर आपको है कि बच्चा कमज़ोर है, डिज़ाइनिंग नहीं कर पाएगा, फिर हॉस्पिटैलिटी बेटर है। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਈ ਗਾਇਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ गए, तो ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। बट अगर आप गायक हो तो आई विल रिकमेंड कि आप म्यूजिक का वहाँ पे जाके कोर्स करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ना कि हॉस्पिटैलिटी करके फिर म्यूजिक पे जाओ। तो डायरेक्ट म्यूजिक के लिए अप्लाई करो, ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। आपके पास अपनी प्रोफाइल हो, आपके पास कुछ रिकॉर्डेड गाने हो अपनी, उसको आप प्रेजेंट करो कॉलेज को, आपको एडमिशन देंगे, आराम से वीज़ा आएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ डिप्लोमा की करना चाहिए? सर देखो, अगर आप ओंटारियो में जा रहे हो तो मैं आपको डिग्री रिकमेंड करूंगा आफ्टर 12th, बिकॉज उसके अंदर फिर PR बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो आप डिप्लोमा करते हो तो उसके बाद इवन आफ्टर 3 years ऑफ वर्क परमिट PR लगनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो उसके अंदर डिग्री बेटर ऑप्शन है। बट देन डिग्री वुड बी एक्सपेंसिव, आपको डिग्री काफ़ी महंगी पड़ती है, 3 या 4 साल की डिग्री रहती है, उसको अगर आप 10 लाख से या 15 लाख से मल्टीप्लाई करो, 30-40 लाख का कोर्स हो जाता है। तो अगर मेरा छोटा भाई है तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा, ज़्यादातर क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, आप ऐसी स्टेट सेलेक्ट करो जिसमें PR आसान हो और अच्छे कॉलेजेस हैं उसके अंदर। जैसे अल्बर्टा है, अल्बर्टा के अंदर SAIT, NAIT, ये कॉलेजेस हैं जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। टॉप लोकेशन पे है कैलगरी सिटी में, जैसे एडमिंटन सिटी के अंदर कॉलेजेस हैं, वो आप उसमें अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट आपकी प्लेसमेंट रहेगी। एजुकेशन ख़त्म करते ही आपकी PR की फाइल लग जाती है। PR लेके 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके जब समझ में आता है कि अच्छा मेरे को अब क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जब आपने धक्के खाए 2 साल जॉब के अंदर, फिर आप 3rd ईयर बैचलर में एडमिशन लो, आपकी फीस भी कम रहेगी, 1/5 1/4 फीस रहेगी, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है, एंड आपको थोड़ी अकल भी आ जाती है उस टाइम बच्चे को, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स को, कि मैंने क्यों पढ़ना है, मैंने साइबर सिक्योरिटी में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जाना है, या अपनी लाइन थोड़ी चेंज करनी है, सेम लाइन में करनी है। तो उसमें फिर 3rd ईयर 4th ईयर आप टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट करो और कम फीस के अंदर विद वर्किंग वाइल वर्किंग आप ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਾ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਲੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਉਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ PR ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ चाहिए, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਵਧੀਆ होंगे? सर मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया, फर्स्ट पे मैं एल्बर्टा को रैंक करता हूँ क्योंकि उसके अंदर आपको टॉप कंपनीज भी मिलती हैं, चीप भी है एंड अच्छे रैंकिंग के कॉलेज भी हैं। सेकंड पे आई रिकमेंड स्केचवेन। उसके अंदर बेनिफिट क्या है स्केचवेन का, जब आप PR होगे तो आप अपने कजन्स को भी PR कर सकते हो आज के रूल के हिसाब से, एंड अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, रहना भी सस्ता है। ठीक है, तो ये रीजनल एरिया भी आ गया, बट इनके अंदर जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी सिटीज़ हैं, अच्छी बच्चे को जॉब लग जाती है। उसके बाद आपके छोटे छोटे स्टेट आ गए, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आ गया, न्यू ब्रिंसविक आ गया, मैनीटोबा आ गया, इसके अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ। नोवा स्कोशिया हो गया, एंड लास्ट में फिर क्यूबेक, उसके बाद फिर ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया। पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ नहीं देनी चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? वैंकूवर टोरंटो बहुत अच्छी सिटीज़ हैं, एंड मैं रिकमेंड करूंगा अगर किसी को मैंने गूगल में प्लेसमेंट करनी है, अमेजोन में मैंने जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, 80% 70% वाले हो, 7 6.5 7 बैंड्स हैं आपके, आपको पता है बहुत अच्छी जॉब मेरी लग जाएगी। ठीक है, तब आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है टोरंटो एंड वैंकूवर के अंदर। लेकिन अगर आप 5.5 6 बैंड पे हो, बड़ी मुश्किल से 12वीं या ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, एंड आपके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी PR ले लो, जल्दी आप सर्वाइव कर लो, तो आई रिकमेंड कि ऐसी स्टेट में आप जाओ जहाँ पे जल्दी PR हो जाएगी, आराम से वीज़ा लग जाएगा, PR लेके फिर आप टोरंटो मूव करो। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? सर देखो, बहुत कम सक्सेस रेट रहता है 5 बैंड पे विदाउट IELTS। 100 में से 1 का आएगा, 2 का वीज़ा आएगा। तो कुछ लोगों का बिजनेस मॉडल ये होता है कि हम लोगों ने वो टारगेट बच्चे करने जिनसे IELTS क्लियर नहीं होनी। मेरे को पता है बच्चे का वीज़ा नहीं आना, तो अब मैंने देखना है वीज़ा तो आना नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कितने पैसे इससे खींच सकता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी के 20,000, कंसल्टिंग के 10,000, नोटरी करवाने हैं जी डॉक्यूमेंट 10,000 रुपये उसके दे दो, चाहे 500 रुपये में नोटराइज होता हो। SOP लिखवानी है जी 20,000 रुपये उसके दे दो। PR आपकी फ़ाइल जो है स्टडी वीज़ा की लॉयर से लगेगी, IRCC लॉयर से या कनाडा से फ़ाइल लगेगी जी, उसके 25,000 रुपये दे दो। तो आपको पता है क्लाइंट का वीज़ा नहीं आना। और मैं जब बोलूँगा मार्केट के अंदर कि 5 बैंड पे अप्लाई कर दो, हर कंसल्टेंट ऐसा नहीं करता, बट कुछ की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उनका ये रहता है कि मेरे को पता है वीज़ा नहीं आना, तो आप पहले ही जितने पैसे खींच सकते हो ले लो, लास्ट में उनसे लिखवा लो अल्फिया बयान की वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो मेरी खुद की जिम्मेवारी है, तो उससे आप उसके हाथ काट दो क्लाइंट के और अप्लाई कर लो। तो ऐसे आप हर क्लाइंट से 50,000 60,000 70,000 लेते जाओ, वीज़ा तो आना ही नहीं है। इनफैक्ट वो कंसल्टेंट खुद सरप्राइज हो जाते हैं अगर किसी का वीज़ा आ जाता है तो। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 5 ਬੈਂਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ हल्फिया बयान ले लेना, तुसी पुलिस कंप्लेंट कर सकते ना कुछ कर नहीं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। हल्फिया बयान में ये होता है सर कि वीज़ा की जिम्मेवारी बच्चे की खुद की है, हमने कोई गारंटी नहीं ली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। बिल्कुल ठीक बात सर। तो एम्बेसी होती है, उसको नहीं पता होता कहाँ से फाइल लग रही है, क्या फाइल लग रही है। कंसल्टेंट 3 चीज़ों पे बेसिकली आपको सपोर्ट करता है एज ए स्टूडेंट को। एम्बेसी देखती है IELTS स्कोर क्या है, 6 ईच है हाँ या ना, आपने 1 साल की फ़ीस भरी है हाँ या ना, ठीक है, आपने GIC भरा है यस या नो। तो एक तो यहाँ पे कंसल्टेंट आपकी हेल्प करता है भी क्या सही प्रोसीजर है उसके अंदर। सेकेंडली एम्बेसी देखती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, तो जो अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के बच्चा है कंसल्टेंट, ठीक है। थर्ड एम्बेसी देखती है कि प्रोफाइल बच्चे की क्या है और कहाँ वो अप्लाई कर रहा है, अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर रहा है बेकार में कर रहा है। तो जो कंसल्टेंट इन चीज़ों को सही गाइड करे वो अच्छा, जो सही गाइड ना करे वो अच्छा कंसल्टेंट नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सर जो भी आपको ऐड दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, 24 घंटे में ऑफर लेटर, 48 घंटे में ऑफर लेटर, 1 हफ्ते में ऑफर लेटर, ज़्यादातर वो प्राइवेट कॉलेज होते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपको 48 घंटे ऑफर लेटर में क्या बेनिफिट है।
आपने ज़िंदगी में 1 या 2 बार स्टडी करनी है। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो कि 2 दिन में मेरे को ऑफर लेटर चाहिए? खासकर जब आपकी ज़िंदगी का सवाल है। सो बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। हमारे पास भी कॉलेजेस हैं जो 24 घंटे में ऑफर लेटर दे देते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता। मैं क्लाइंट को ही रिकमेंड करता हूँ कि आप टॉप कॉलेज को टारगेट करो। जो टॉप कॉलेज होगा वो टाइम लेगा, उसके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, उसके पास 1000 एप्लीकेशन है, उन्हें 200 को ऑफर लेटर देना है। वो अपना टाइम लेगा, बच्चों को सिलेक्ट करेगा और वो देगा। ठीक है, तो अपना टाइम 1 महीना लगाओ, 1.5 महीना लगाओ, बट अच्छी जगह से ऑफर लेटर आया तो बेनिफिट है। क्योंकि अगर आपका बेकार जगह से ऑफर लेटर आ गया या अच्छी रैंकिंग से नहीं आया वो जल्दी, बट उसके बाद आपके वीज़ा का रिस्क हो जाता है क्योंकि अच्छा रैंकिंग नहीं है। वीज़ा लग गया तो आगे पढ़ाई का रिस्क हो जाता है क्योंकि आपके पास जो क्लासमेट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, पढ़ाई भी खत्म होगी। हाँ जी, तो फिर आपकी जॉब का रिस्क हो जाता है, जॉब भी लगी तो पीआर का रिस्क हो जाता है। ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਸਕ ਤੇ ਰਿਸਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰੀ ਚੰਗੀ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ज़्यादातर जगह ऐसा होता है कि जो अच्छा कॉलेज नहीं होता। इससे अच्छा यह है कि आप अच्छी जगह अप्लाई करो, एक बार ऑफर लेटर आ गया, आराम से वीज़ा आता है, वीज़ा आ गया, आराम से आपकी पढ़ाई खत्म होती है, आराम से जॉब लगती है, आराम से पीआर, और उसके बाद जो मैरिज कराना चाहे आराम से मैरिज। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? सर रैंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकारी और प्राइवेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ज़्यादातर अगर आप देखो, एवरेज देखो, जो टॉप के 50 हैं उनमें से 90% आपको गवर्नमेंट मिलेंगे, और जो बॉटम के 50 हैं आपको 100% प्राइवेट मिलेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा देखना होता है, और सिर्फ डीएलआई नंबर ही इनफ नहीं होता। कई जगह मैं ऐड देखता हूँ कि डीएलआई नंबर के साथ ये वाला कॉलेज है, दिला देंगे। डीएलआई नंबर के अंदर भी कॉलेजेस के बाद आफ्टर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं होता। तो सिर्फ डीएलआई इनफ नहीं है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है या नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ਸਰ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ? डिग्री ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। नो डाउट देयर आर यूनिवर्सिटी जो थोड़ी चीप हैं, बट उसमें देखा जाता है वो लोकेशन शायद आपको पसंद ना है या आपको कोर्स आपके रेलेवेंसी ना हो। तो डिप्लोमा थोड़ा चीप रहता है, कॉलेजेस में रहता है, पढ़ाई थोड़ी आसान रहती है। तो एक इंडिविजुअल को देखना है कि डिप्लोमा उसके लिए ठीक है या मास्टर्स डिग्री या बैचलर डिग्री उसके लिए ठीक है। तो वो थोड़ी प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफर करती है। मतलब वही बात होगी कि आपके लिए एसयूवी अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कार अच्छी है, थार अच्छी है, क्या है, तो आपको देखना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मेरी वाइफ चला रही है तो मैं कहूँगा ऑटोमेटिक कार लो, ठीक है। तो मेरा दोस्त तो मैं कहूँगा यार थार ले ले, अच्छी कार है, ठीक है। तो इंडिविजुअली देखना होता है। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ आपको पता होना चाहिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हो इस वेले? हाँ जी सर, जब शुरू में कंसल्टिंग हमने शुरू की तो बड़ी दिक्कत आई, बिकॉज आप सही चीज़ लोग सुनना ही नहीं चाहता। आप उसको सही सलाह दो, वो उठ के जहाँ जाता है जहाँ पे उसको यस 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 कर रहा है कंसल्टेंट। हाँ जी हाँ जी, जो कंसल्टेंट हर चीज़ पे यस कर जाता है वो क्लाइंट को अच्छा लगता है, जो कंसल्टेंट सही राय देता है वो अच्छा नहीं लगता। तो इस बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट, फिर जो नया बंदा है सही राय देता है उसका बिजनेस कम चलता है। तो मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो कि ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जो कि एजुकेटेड है, एंड इंटेलिजेंटली आप कैसे काम कर सकते हो। जो आपकी सिंसियरिटी है, ईमानदारी है, वो आपकी एक्चुअली स्ट्रेंथ है। अगर आपको पता हो कि उसको कैसे बेचना है, कैसे उसको क्लाइंट का बेनिफिट करना है, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ अलग अलग पंजाब के शहरों में, हरियाणा के शहरों में, जो कि चाहते हो कि अच्छे से ईमानदारी से काम करें। एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प, कि उनको मैं बिजनेस में हेल्प करूंगा, कैसे आप अच्छा कर सकते हो, कैसे ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है अगर आप एजुकेटेड हो और ईमानदार हो। ਫੋਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ? सर अभी एक फ्रेंचाइज जम्मू में है, एक राजपुरा के अंदर है।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? मोहाली ऑफिस में रहता हूँ, तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं नीचे लिखे नंबर के ऊपर। एंड अपॉइंटमेंट के बाद आई एम हैप्पी टू एडवाइस फॉर फ्री। ठीक है, फ्री में पूरी एडवाइस करूंगा। इनफैक्ट आपकी अगर फाइल लगी भी हुई है फिर भी आपको चेक करना है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया नहीं लिया, तो जब भी आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तब तो आप पक्का मिलो, एटलीस्ट एडवाइस लो कि क्या चीज़ सही है, वो पता करो। अप्लाई जैसे भी आपको करना है, ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।